Hi everyone, welcome to my series Women Who Inspire on the Real Room with Prabdeep. आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा. She is a renowned robotic gynecological and cancer surgeon and director gynecology at Fortis Hospital Mohali. डॉक्टर इंटरनेशनली ट्रेंड हैं और पंजाब की पहली फीमेल सर्जन हैं जिन्होंने डा विंसी रोबोटिक सिस्टम के थ्रू कॉम्प्लेक्स गायनेकोलॉजिकल, इनफर्टिलिटी और कैंसर सर्जरीज को परफॉर्म किया है. इनकी एक्सपर्टीज में फाइब्रॉइड यूट्रस, इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स शामिल है. मेडिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ 2021 में डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा ने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मिसेस क्लासिक यूनिवर्स का टाइटल भी जीता है, जो उनके कॉन्फिडेंस और वर्सेटैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. So without wasting time, let's welcome Dr. Swapna Mishra. Dr. Swapna, welcome to our show, Women Who Inspire. And Dr. Swapna, you are the first Indian robotic oncosurgeon. So what is basically robotic surgery? So I have done the maximum volume of robotic surgery India में. Robotic surgery क्या है? Robotic surgery is the combination of artificial intelligence and a surgeon skill. Okay. नॉर्मली क्या होता है कि एक सर्जन अपने दो हाथों से ऑपरेट कर सकता है, और जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं हम दो हाथों को यूज करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के लिए. पर रोबोटिक सर्जरी में यही दो हाथ को मैं 4 आर्म्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ. Okay. सो एंड द इंस्ट्रूमेंट के जो साइज होते हैं, जो आपके लैप्रोस्कोपी है जिसको आप लेजर या की होल सर्जरी कहते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट का साइज इज 1/3 द साइज ऑफ अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. So surgery becomes more precise, more clean, and the surgical outcomes are very good. So it is like combining the best of the surgical technology, and that is with the use of artificial intelligence and a surgeon skill, and you give the best surgical outcome किसी भी patient के लिए. So do you think robotic surgery is better than the human surgery? Robotic surgery is done by human only. Okay. It is just the use of robotic technology Okay. or the use of robotic arms. So doing those fine movements with the help of robotic arms, which is controlled by you. So actually the surgeon is doing the surgery. It is not Okay. the robot who's doing the surgery. So using the surgeon's skill and using 4 robotic arms when you do the fine surgery, then you name it as a robotic surgery. Robotic surgery. And it is you're doing the onco surgery? I'm doing all surgery robotically, whether it comes to a gynae cancers, Okay. whether it comes to a fibroid removal, whether it comes to endometriosis, whether it comes to uterus saving surgery, whether it comes to uterus removal surgery or a fertility preservation surgery. Every surgery except for giving birth to a baby can be done robotically. Dr. Mishra, what is cervical cancer? So cervical cancer एक कैंसर है जो औरतों में पाया जाता है जिनकी उम्र 25 to 35 years के बीच में होती है, या 25 to 45 years. सो ये मोस्ट कॉमन कैंसर अगर इंडिया में देखा जाए विमेन में है, वो है सर्वाइकल कैंसर. एंड ये एक ऐसा कैंसर है जो सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है. Cervix and cervical cancer are one and cervical the same cancer are thing. one and the same thing. Okay. So ये कैंसर जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक हम बोलते हैं कि मदर से डॉटर में या मौसी से ट्रांसमिट हो रहा है. Okay. ओवेरियन कैंसर भी हम बोलते हैं वो जेनेटिक है. पर सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है. कौन सा वायरस कॉज करता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. Okay. ये वायरस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू लड़का और लड़की के बीच में रिलेशंस के थ्रू ट्रांसमिट होता है. लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है और लड़कों में एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर, थ्रोट कैंसर कॉज करता है. Okay. Are there any preventions for that? या इसके लिए बहुत सारे प्रिवेंशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि गर्ल्स को एडवाइस किया जाता है जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है या जिनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को 3 साल हो गए हैं कि वो लोग साल में एक बार अपना पैप स्मीयर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उनको कराएं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद ये टेस्ट ज़रूरी है कराना कि अगर ये वायरस उनके बॉडी में आता है तो पहले ही पता हो जाए और हम उसका प्रिवेंटिव मेजर साथ ही साथ कर पाएँ. Okay. इसके ऊपर देयर इज अ वैक्सीनेशन. इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन, जो गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, इवन बॉयज़ के लिए अवेलेबल है. Okay. ये एक वैक्सीन है जो यूनिसेक्स है, जो बॉयज़ और गर्ल्स को दिया जाता है बिटवीन द एज ऑफ 9 to 26 years. Okay. 9 से 15 साल के बीच में 2 डोज, 16 से 26 साल के बीच में 3 डोज. लड़का लड़की दोनों को अगर वैक्सीनेट कराया जाए या बिफोर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से पहले, Starting from the age of 9 9 to to
26, ओके। अगर उनको वैक्सीनेट कराया जाए तो इन लड़कियों में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उनके पार्टनर के थ्रू आता भी है, उनका बॉडी ये वायरस को वहां बैठने नहीं देगा। ओके। सिमिलरली बॉयज को वैक्सीनेट कराने के 2 फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बॉयज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये वायरस अपने अंदर नहीं लेंगे, सो इन फ्यूचर ये लड़कियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ट्रांसमिट नहीं करेंगे। दूसरा है कि अगर बॉयज भी वैक्सीनेटेड हैं तो इनको एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये सारी चीजें नहीं होंगी। यस। तो आर देयर एनी अर्ली सिम्टम्स आल्सो जहां इनको पता लगता है कि यू हैव दैट सर्विकल कैंसर? सी, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम जब तक आता है तब तक यूजुअली मरीज स्टेज 2 में होता है। ओके। नॉर्मली मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या फाउल स्मेल डिस्चार्ज होना। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम जो होती है कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, पर उसके पहले का एक स्टेज होता है जिसको कहते हैं हम लो ग्रेड स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन, जिसको हम कहते हैं। ये हमें पैप्समियर से पता चल जाता है। ठीक है। अगर हम साल में एक बार पैप्समियर करते हैं तो जो लड़कियां इस प्री कैंसरस कंडीशन में होती हैं वो हमें पहले से पता चल जाती है। ओके। तो इन लड़कियों को हम प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड प्रॉपर फॉलोअप में रख सकते हैं जिससे कि इनका जो प्री कैंसरस कंडीशन कैंसर की तरफ ना। तो ये कौन सी कोई एज है जब इनको ये स्टार्ट करानी चाहिए स्क्रीनिंग? इसी स्क्रीनिंग की बात करती है, पैप्समियर स्क्रीनिंग 25 साल के बाद डेफिनेटली, या सेक्सुअल कांटेक्ट स्टार्ट होने के 3 साल बाद। सपोज एक लड़की का सेक्सुअल इंटरेक्शन शुरू होता है 18-19 साल में, तो 22-23 साल से उसको अपना रेगुलर साल में एक बार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस प्लस पैप्समियर साल में एक बार कराना जरूरी बन जाता है। एंड जब हम बात करते हैं ये सर्वाइकल कैंसर की, उसके बाद आ जाते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर आते हैं, उसमें लम्स होते हैं, कई बार पता लगता है लम्स है। तो जितने अगर ब्रेस्ट में कैंसर मतलब लम्स पाए जाते हैं तो वो कैंसर ही है? नहीं, ब्रेस्ट के सारे लम्स कैंसर नहीं है। ओके। ब्रेस्ट में गांठ हो सकती है जो एक फाइब्रॉइड की वजह से हो सकती है, एक ब्रेस्ट के सिस्ट की वजह से हो सकती है। ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो भी गांठ बन सकती है। पर हर ब्रेस्ट गांठ का मतलब कैंसर नहीं होता। पर एक चीज है, अगर ब्रेस्ट में गांठ है आप अपने आप को चेकअप कराओ। ओके। क्योंकि एज अ लेमैन आपको नहीं पता वो गांठ क्या है, वो फाइब्रॉइड है, वो सिस्ट है, वो कैंसर है, आपको नहीं पता चलेगा। ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो 25 साल से लेकर अगेन 70 ईयर्स तक होता है। ओके। ठीक है, आजकल यंगर एज में भी हमको दिख रहा है। लाइफस्टाइल मॉड, बिकॉज ये जेनेटिक डिजीज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आपका लॉट ऑफ फैटी फूड है, ये सारी चीजें आपके जीन्स को एक्सप्रेस कर देती हैं जल्दी। ओके। तो अगर ब्रेस्ट में गांठ है, एक तो है कि महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन जरूर कीजिए। लाइक पीरियड जैसे खत्म हुए हैं उसके बाद ब्रेस्ट सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है। उस टाइम हर लड़की को महीने में एक बार अपने फ्लैट ऑफ द हैंड से अपने ब्रेस्ट को फील करना चाहिए कि उसमें कोई गांठ है नहीं है। और अगर कोई गांठ उसको फील होता है उसको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि वो गांठ कुछ वरिसम वाली चीज है या नहीं है। ठीक है, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट या उसका डॉक्टर ही बताएगा उसे कि उसको इस गांठ के लिए फॉलोअप पे रहना है नहीं रहना है, ट्रीटमेंट लेना है नहीं लेना है। पर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वंस अ मंथ सभी लड़की के लिए जरूरी है। जी। ओके। कई बार जैसे नॉर्मल अपने सेल्फ असेसमेंट हम कर सकते हैं, उसमें ना पता लगे और लेटर ऑन हमें पता लगे कि कैंसर है फिर। सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब है आप साल में एक बार अपने पूरा बॉडी की टेस्टिंग कराओ। लड़कियों के लिए क्या जरूरी है, जैसे मैंने अभी कहा पैप्समियर करा सकते हो, पैप्समियर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्क्रीनिंग। साथ में गायनेकोलॉजिस्ट आपके ब्रेस्ट को एग्जामिन करेगी। ओके। आपका इंटरनल चेकअप होगा प्लस आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा। अगर हर लड़की इन चीजों पे फोकस कर ले, साल में एक बार अपना प्रिवेंटिव हेल्थ करा ले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर पाएंगे, या जो प्री कैंसरस कंडीशन या लंप आए जो कैंसर की तरफ टर्न हो रहा है वो सारी चीजें हम पहले से डायग्नोज कर पाएंगे। नॉर्मली आपने देखा है कि जब हम किसी मेडिकोज वाले से या किसी से हम अपने वो करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो दे हैव पैकेजेस। तो उसमें ऐसे कौन से पैकेजेस पिक करने चाहिए? क्योंकि नॉर्मली हमें नहीं पता, उसमें विटामिन डी आपके बाकी काफ़ी होते हैं, पर उसमें भी कैंसर वाले टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैब आपको नहीं बता सकता कि आपको अपनी स्क्रीनिंग क्या करानी चाहिए। तो स्क्रीनिंग हमेशा किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के थ्रू ही होनी चाहिए। आप एक साल में एक बार अपने डॉक्टर से मिलो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, अपने फिजिशियन से मिलो। वो आपको एडवाइस करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट आपके लिए जरूरी है। शायद जो टेस्ट आपके लिए जरूरी है आपके सिबलिंग के लिए वो टेस्ट जरूरी नहीं है। सो सबके टेस्ट डिफरेंट होते हैं। एक फिक्स्ड पैकेज
किसी को भी हेल्प नहीं करता, किसी को हेल्प नहीं करता। जी नहीं, Okay. कभी भी नहीं। तो ऑलवेज गो कि आपके लिए जो जरूरी है वो टेस्ट कराओ, रादर देन जो ये जो लैब कंपनी सेल करती है उसके थ्रू कराओ। इट्स नॉट हेल्पफुल। इट्स नॉट हेल्पफुल। अच्छा, अब नॉर्मली एक बंदे को जैसे अब हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो डॉक्टर्स हार्ट वाले कहते हैं अपनी हमारी स्क्रीनिंग कराओ, तो वही जैसे मैंने बोला कि उनके पास एक फिक्स मॉड्यूल्स होते हैं कि ये टेस्ट है। कहीं मतलब कुछ ऐसे उसमें माइल्ड सिम्टम्स पता लगते हैं हमें इन्फेक्शन के थ्रू कि ऐसी आगे चीज़ बढ़ सकती है? देखो, फिक्स्ड पैकेजेस अगर कराने ही है तो हॉस्पिटल में जाओ। Okay. सारे हॉस्पिटल्स में ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स के सेटअप्स होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। Okay. वो आपके एज के हिसाब से वो बताते हैं कि आपकी एज लेस देन 40 है, आप फीमेल हो तो ये सारे टेस्ट कराओ, ठीक है। जिसमें ब्रेस्ट स्क्रीनिंग आ जाएगा। आपकी एज मोर देन 40 है, ये कराओ। मोर देन 50 है तो आपका स्ट्रेस टेस्ट, हार्ट टेस्ट आ जाएंगे। सो एक हॉस्पिटल सेटअप में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे आपका TMT, इकोज हैं, Okay. हार्ट के जो स्क्रीनिंग है, ये आपको छोटे मोटे सेंटर्स में नहीं मिलेंगे। सो ऑलवेज अगर कराना भी है तो एक बड़े सेंटर में जाओ Okay. जिनके पास सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके, आपके इसे मुंह से निकला था अभी, सिस्ट हो गए, फाइब्रॉइड्स हो गए, व्हाट आर बेसिकली दोस? सी, फाइब्रॉइड एंड सिस्ट आर डिफरेंट थिंग। फाइब्रॉइड क्या होता है? यूट्रस में गांठ है। ओके सपोज आपने अल्ट्रासाउंड कराया, जिसको हिंदी में रसौली कहते हैं। ओके यूट्रस में गांठ जिसको रसौली कहते हैं, उसको कहते हैं फाइब्रॉइड। अब ये फाइब्रॉइड किस स्टेज में आ रहा है? नॉर्मली क्या होता है, कैसे पता चलता है फाइब्रॉइड है? कि आपके एक तो गांठ फील होता है, आप पेट में हाथ लगाओगे, बहुत बार होता है लड़कियां आती है कि कोई सिम्टम नहीं है, मेरा पेट मोटा हो रहा है, ओके मेरा पेट मोटा हो रहा है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरा पेट नहीं जा रहा। और हमको फील पता चलता है कि पेट मोटा नहीं हो रहा था, यूट्रस में फाइब्रॉइड थे जिसकी वजह से यूट्रस इतना बड़ा हुआ पड़ा था। ओके कभी कभी यूट्रस का साइज कितना होता है? हमारे बॉइल्ड एग है वो साइज है यूट्रस का। ठीक है। और लड़कियां आती है जिनका साइज कितना बड़ा हो जाता है यूट्रस का, जैसे आपका ग्रीन नारियल होता है उस साइज का हो जाता है, तब उन्हें लगता है कि पेट में कोई, ऐसा लगता है मेरा मोटापा नहीं जा रहा। सो वो होते हैं फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स की वजह से गांठ बन सकती है पेट में, एक ट्यूमर आ सकता है। Okay. फाइब्रॉइड की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। Okay. और फाइब्रॉइड काफी लॉन्ग स्टैंडिंग फाइब्रॉइड कभी कभी कैंसर की तरफ भी कन्वर्ट हो सकता है। Okay. सो जैसे मैं बोल रही हूँ कि हेल्थ चेक साल में एक बार कराओ, अपनी स्क्रीनिंग कराओ, अपने आप को गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, उसमें पता चल जाएगा फाइब्रॉइड है या नहीं। एंड सिमिलरली द सिस्ट, सिस्ट क्या है? ओवरी में बहुत बहुत कॉमन वर्ड है, हम सिस्ट हो गई थी, सिस्ट हो गई थी। हाँ, सिस्ट बहुत तरह के होते हैं। ओके एक तो पानी वाले सिस्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल सिस्ट। ओके एक होते हैं ब्लड फिल सिस्ट जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक सिस्ट। ओके ठीक है। एनी सिस्ट जिसका साइज 5 सेंटीमीटर से ऊपर है उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ओके 5 सेंटीमीटर के ऊपर का सिस्ट 3 महीने से ज्यादा हम नहीं वेट करते। ओके कोई भी ट्रीटमेंट 5 सेंटीमीटर वाले सिस्ट को दवाई से या तो हटा दो या सर्जरी से हटाओ। ओके 5 सेंटीमीटर से कम को हम फॉलोअप में रख सकते हैं, बट मोर देन 5 सेंटीमीटर हैज टू बी ट्रीटेड। ओके दूसरी चीज है कि अगर ब्लड फिल सिस्ट है, ये देखना जरूरी है कि नॉर्मली एक ब्लड फिल सिस्ट है कि क्या ये एंडोमेट्रियोसिस है। ओके एंडोमेट्रियोसिस से फ्यूचर इनफर्टिलिटी होता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस लड़की को है और उसको पता नहीं है, ये एंडोमेट्रियोसिस जो ब्लड फिल सिस्ट है धीरे धीरे इसकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है। ओके सो ये लड़की जब फ्यूचर में सपोज उसको पता चला ब्लड फिल सिस्ट है, ट्रीटमेंट नहीं कराया, हो सकता है 2-3 साल बाद जब ये शादी करती है और प्रेगनेंसी प्लान करती है उसका बेबी नहीं होता, और तब पता चलता है उस टाइम भी एंडोमेट्रियोसिस था। तो जब भी ऐसे कोई सिस्ट हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है कि इसमें करना क्या है, और फॉलोअप में रहना बहुत जरूरी है कि सिस्ट अगर 2-3 सेंटीमीटर का हो तो आगे बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके भी अर्ली सिम्टम्स है जहाँ पता लगे कि सिस्ट है? अगर पेन है, यंग गर्ल्स है, यंग गर्ल्स में सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो एक हेमरेजिक सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस का होता है, इस पेनफुल पीरियड्स। ओके पीरियड्स के टाइम में इतना पेन कि आपको डबल या ट्रिपल डोज पेन किलर लेना पड़ रहा है। ओके या आपको इतना पेन है कि आपको हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं। ठीक है। ये अगर कंडीशंस कुछ हो रही है और पीरियड्स के बीच के दिनों में भी स्पॉटिंग चलती है, या आपको रेगुलरली ऐसा लगता है कि लोअर पार्ट पेट में एक पत्थर सा पड़ा हुआ है और एक भारीपन सा हमेशा सा है, ये सारे फीचर्स हैं कि हो सकता है उसको ब्लड फिल सिस्ट हो और उसको अपने आप को एग्जामिन करा लेना चाहिए। इसकी कोई आगे मेडिकेशंस या कुछ? सिस्ट की डिपेंड्स कि सिस्ट अगर पानी फिल्ड सिस्ट है, ब्लड फिल्ड नहीं है, तो हम बहुत बार एंटीबायोटिक देकर ठीक कर देते हैं। ठीक है। बहुत बार 2 to 3 मंथ्स का हार्मोन थेरेपी देकर ठीक करते हैं। और अगर ब्लड फिल सिस्ट है और ये एंडोमेट्रियोसिस है, ऐसे केस में सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। सर्जरी कराना जरूरी बन जाता है। डॉक्टर स्वप्ना, एक हम वर्ड सुनते हैं AMH, व्हाट इज दैट? AMH लेवल आजकल बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है। ओके और इम्पॉर्टेंट भी है।
व्हाट इज हैपनिंग इज द लड़कियां थोड़ी लेट मैरिज कर रही हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, फर्टिलिटी एज जो होती है ना हमारे में लड़कियों में, जो बेस्ट एज जिसमें वो बेबी कर सकते हैं, इज बिटवीन 22 to 32। ओके। गर्ल्स क्या करें, 30 इयर्स के बाद शादी करें, नेचुरली सब अपना करियर पे फोकस कर रही हैं, एस्टैब्लिश होके बाद शादी करती हैं। तो बाय द टाइम उनको लगता है शादी के 3-4 साल हो गए, अब मुझे प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, दे आर अराउंड 35। ओके। 35 में क्या होता है, हमारी ओवरी की एक क्षमता है एग बनाने की, धीरे धीरे क्या होता है वो क्षमता ओवरी की कम होनी शुरू हो जाती है। सो AMH हमारे ओवेरियन वॉल्यूम की क्षमता है बताने के लिए कि हम कितने हेल्दी एग बना पा रहे हैं। ओके। सो अगर कोई लड़की सपोज वो लेट मैरिज करना चाहती है, मे बी वो लेट बेबी करना चाहती है, उसको एटलीस्ट अपना AMH करा ले। अगर AMH मोर देन 3 है तो कम से कम 1-2 साल वो वेट कर सकती है। ओके। AMH बिटवीन 2 to 3 है तो 6 months 1 year में प्रेगनेंसी प्लान कर ले। ओके। अगर लेस देन 2 है, आई वुड एडवाइज कि जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ओके। क्योंकि लेस देन 2 में स्पॉन्टेनियस फर्टिलिटी का जो चांसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ओके। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई लड़की लेट एज में शादी कर रही है या शादी करने के बाद वेट करना चाहती है, मे बी 4-5 years प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहती और इसकी एज ज़्यादा हो रही है या कोई भी हार्मोनल इशू है, उसको अपना AMH करा के एटलीस्ट अपना ओवेरियन वॉल्यूम, अपना ओवेरियन रिजर्व पता करना उसके लिए ज़रूरी बन जाता है। आजकल ऐसा भी था, वो कहते हैं कि एग्स प्रिजर्व कर लेते हैं। कई लड़कियां होती है जैसे नहीं करना चाहती, लेट 40s में प्लान करेंगे या लेट करेंगे, तो कुछ ऐसा भी है कि एग्स प्रिजर्व हो जाते हैं? यस, एग्स प्रिजर्व हो जाते हैं। सपोज लड़की की एज अराउंड 33-34 है, बट उसने शादी मे बी बाद में करनी है या बेबी 40 साल के बाद करना है, एडवाइजेबल तो नहीं है, बट यस वो अपना एग प्रिजर्व करवा सकती है, बिकॉज एट दैट एज उसके एग्स हेल्दी हैं। ओके। वो रिट्रीव होके हम से प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर में, जब वो प्लान करेगी हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ बेबी करने के लिए, तो ये फ्रोजन एग को रिट्रीव करके स्पर्म के साथ यूनाइट करके एम्ब्रियो बना के हम उसके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो ऑफ कोर्स दिस इज वन गुड मोडालिटी। जो लड़कियां वर्किंग हैं और लेट प्रेगनेंसी में बिलीव रखती हैं उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। तो एग्स प्रिजर्व कैसे, कौन करेगा वो? एग प्रिजर्व यहीं पर गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, IVF स्पेशलिस्ट होते हैं। वो एग एस्पिरेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एग एस्पिरेट करके उसको फ्रीज कर देते हैं उसको। ओके। सो जब तक वो चाहे वो फ्रीज करवा सकती है और जब वो चाहे उसको थॉ करा के प्रेगनेंसी अपनी करवा सकती है। इज इट वाइबल? ऑफ कोर्स, इवन एम्ब्रियोस, देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग पेशेंट ऑफ माइन, उनका IVF प्रेगनेंसी था, एग्स निकाले, IVF के थ्रू एम्ब्रियोस बनाए गए, एक एम्ब्रियो इम्प्लांट किया, बाकी एम्ब्रियो फ्रीज किए। ओके। 4 साल बाद वो फ्रोजन एम्ब्रियो में से उसका सेकंड बेबी हुआ। ओके। सो वैसे देखा जाए तो उस एम्ब्रियो की एज सेम है, बट one child was born now, one child got born after 4 years. So that is possible. So is a costlier venture और के ठीक है कि normally? I think it is affordable. I think it is because जैसे जैसे एजिंग होती रहती है, हो सकता है आपके फ्यूचर में आपके एम्ब्रियोस हेल्दी ना बने, बिकॉज एग की तो क्वालिटी ड्रॉप होती रहती है ना हर साल। सो अगर एक बार अगर एम्ब्रियोस आपके अच्छे बन चुके हैं, सो आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आपके जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके। जैसे अब इनफर्टिलिटी की बात की आपने, तो एक नॉर्मल लड़कियों को कैसे पता लगेगा कि दे आर इनफर्टाइल? जैसे हम कई बार बोलते हैं शादी से पहले, मतलब बाद में ही पता लगेगा कि हम कुछ पहले भी ऐसे कोई टेस्ट या स्क्रीनिंग्स करा सकते हैं जिसको पता लगे? देख, इनफर्टिलिटी का जो रीज़न है वो लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। ओके। एक कपल की अगर शादी के बाद अगर 1 साल तक वो ट्राई करते हैं बेबी के लिए और नहीं होता, तब हम कहते हैं कि इट इज़ अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी। ओके। बहुत बार इनफर्टिलिटी का रीज़न दोनों में प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत बार होता है स्ट्रेस। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हस्बैंड नाइट जॉब्स में है, लड़की डे जॉब्स में है, जो हमारे जो ट्रायल डेज होते हैं कि बीच के दिनों में, बीच के 10 दिनों में ऑल्टरनेट डे रिलेशंस होने चाहिए, शायद उसके लिए टाइम ही नहीं हो पाता। ओके। तो उसमें 1 साल निकल जाता है एंड देन दे से वी आर इनफर्टाइल। तो अगर प्रॉपर ढंग से अगर ट्राई करेंगे, मेजॉरिटी women will not be infertile and majority of men will not be having a problem. दूसरा जो स्पर्म काउंट्स में आजकल हमें प्रॉब्लम आ रही है अगेन बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल।
Okay. जैसे हम लड़कियों में देख रहे हैं कि AMH लेवल हमारा ड्रॉप कर रहा है, उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही है और उनमें फ्यूचर में फर्टिलिटी में इशू आ रहा है, लड़कों में भी स्पर्म काउंट ड्रॉप कर रहे हैं. Okay. आई थिंक द स्ट्रेस, द लाइफस्टाइल, जो खाने में मिलावटी चीजें हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, Okay. एंड स्पेशली लड़के लोग जो अपना बॉडी बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, Okay. टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं, इंजेक्शंस या बहुत सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, वो डेफिनेटली उनके स्पर्म काउंट एंड फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है. Okay. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जो पुराने जमाने का था ना, हेल्दी ईटिंग, 3 प्रॉपर मील्स विच इज बैलेंस, जिसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स है, विटामिन हैं, फ्रूट्स हैं. आई थिंक दैट गोज अ लॉन्ग वे कि कोई लड़का और लड़की में फ्यूचर में इनफर्टिलिटी जो कि आजकल बहुत कम हो गया. जो कि बहुत कम हो गया है. एक लड़कियों में हम सुनते हैं PCOD की प्रॉब्लम आ रही है. व्हाट इज दैट? मतलब ये तो मतलब ऐसे जिससे पूछ लो हर उसको मतलब PCOD है. PCOD का इंसिडेंस आज से 10 साल पहले 10% था, 40% है. मतलब आउट ऑफ 100 गर्ल्स 40 गर्ल्स विल हैव PCOD. PCOD इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, हमारा जो ओवरी है वो प्रॉपर ढंग से हार्मोन्स नहीं बना रहा, प्रॉपर ढंग से एग्स नहीं बना रहा. हर लड़की का हर साइकिल में एक एग मेच्योर होता है, रिलीज होता है, एंड उसके बाद फर्स्ट 14 डेज ईस्ट्रोजन बनता है, नेक्स्ट 14 डेज प्रोजेस्टेरॉन बनता है. PCOD में क्या होता है, एक साल 10 एग्स बनने शुरू होते हैं. ओके. पर मेच्योर कोई नहीं पहुंचता, मेच्योरिटी तक कोई नहीं जाता. मेच्योरिटी के लिए एग का साइज होना चाहिए 18 mm. ओके. यहाँ पर सारे एग्स 10 mm तक करके बंद हो जाते हैं. जब एग रिलीज ही नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बनता. ठीक है. तो इस लड़की में क्या होता है, ईस्ट्रोजन एक्सेस होता है, पीरियड्स डिले होते हैं, ठीक है. वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, फेस में बाल आने शुरू होते हैं, पिंपल्स आने शुरू होते हैं. ये सारे फीचर्स होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी. पॉलीसिस्टिक ओवरी आती तो जीन से ही है, इट इज अ जेनेटिक कंडीशन, बट वेरी वेल कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड एक्सरसाइज. ओके. अगर जिस लड़की को PCOD है, उसमें ये सारे चेंजेस हैं, ईस्ट्रोजन एक्सेस है, वो अपने डाइट पे फोकस करे, हेल्दी ईटिंग पे फोकस करे, वेट गेन ना होने दे, और डेली एक्सरसाइज करे. यू नो, कार्डियो एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, जुम्बा, जिमिंग, ये बहुत हेल्प करता है. Okay. इन सब चीज़ों पे अगर फोकस करे तो 90% ऑफ द गर्ल्स जिनको PCOD है, वो बिना ट्रीटमेंट के मैनेज हो जाएंगे. तो ये पहले चीज सुनते हम कम थे, अब ज्यादा हो गई. लाइफस्टाइल. पहले जमाने में लड़कियां घर के बहुत काम करती थी. ठीक है. इवन मदर्स बहुत काम करती थी, डॉटर्स भी घर के बहुत अब तो मेड्स हैं. आप कहीं पर भी जाते हो, पहले क्या था, या तो वॉक करके जाते थे या साइकिल में जाते थे, अब आपके पास कार्स हैं. स्ट्रेस इतना है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस है, सबको कंपटीशन में जाना है, सबको फर्स्ट आना है, वो स्ट्रेस है. जंक फूड इज सो इजीली अवेलेबल. जब ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आ जाती हैं तो डेफिनेटली सिम्टम्स ऑफ PCOD जल्दी आ जाते हैं. तो ये नॉर्मली कौन सी एज से स्टार्ट हो जाते हैं? PCOD के सिम्टम तो 12, 13, 14 साल में भी आ जाते हैं. अच्छा. ओके. सो इसलिए हम बोलते हैं कि यंग गर्ल्स, अगर किसी लड़की की हेल्थ पे फोकस करना है पेरेंट्स ने, तो पेरेंट्स ने घर की किचन पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि बच्चा खा क्या रहा है. ओके. अगर बैलेंस डाइट बचपन से ही बच्चे को मिलेगा तो इस बच्चे में फ्यूचर में भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. ओके. ठीक है. इट इज नॉट कि आपने घर में किचन में तो खिला दिया, पर किचन में सिर्फ आपने उसको एक रोटी खिला दी, आपने ये देखा कि वो सब्जी खा रही है कि नहीं, वो दाल ले रही है कि नहीं, उसमें प्रोटीन्स है कि नहीं, वो फ्रूट्स ले रही है कि नहीं, वेजिटेबल्स खा रही है कि नहीं. ये सब चीजों का अगर आदत बच्चों को सही टाइम से डाला जाए, इन बच्चों में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो PCOD के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? मतलब वो कोई हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है कि लेटर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है? PCOD में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से PCOD जो सिम्टम्स आते हैं वो होता है. इनफर्टिलिटी, जब आपके पीरियड्स ही टाइम से नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी टाइम से नहीं होगी. ओके. एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है. ओके. और इन PCOD वुमेन में बिकॉज इनको ईस्ट्रोजन एक्सेस है, इनमें फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलॉन कैंसर का रिस्क हाई होता है. ओके. सो दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, सम जेनेटिक्स, सम लाइफस्टाइल. अगर लाइफस्टाइल को हमने कंट्रोल कर दिया कि पीरियड्स रेगुलर आने लग गए और चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया कि वेट गेन नहीं हुआ, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अब जैसे आपने यूट्रस कैंसर बोला है, तो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ द यूट्रस कैंसर? यूट्रस कैंसर का कॉज तो जेनेटिक्स ही होता है. यू टेक द जीन्स, मतलब जिस फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर
और स्टमक कैंसर की हिस्ट्री होती है, उन फैमिली में यूट्रस कैंसर होता है. Okay. मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्रस कैंसर कब होता है? जब देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस. Okay. मतलब हमारा ईस्ट्रोजन एक्सेस है. हमारा जो बैलेंस बिटवीन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं हुआ, वहाँ यूट्रस में कैंसर होता है. तो इट इज प्रिवेंटेबल. एवरीथिंग अगेन बचपन से कंट्रोल कर लो. किचन को देख लो, अपने घर के बच्चों के एक्सरसाइज पैटर्न्स देख लो, उनका वेट गेन चेक कर लो. ओबेसिटी तो नहीं है, जंक फूड तो नहीं ले रहे, डाइट क्या है. अगर उन सब चीजों पे फोकस करोगे तो फ्यूचर में इसमें एटलीस्ट सम परसेंटेज प्रिवेंशन हो जाएगी. ओके. तो ऐसे कौन से, जैसे कैंसर की भी स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, वो बोलते हैं थर्ड स्टेज के बाद बचना मुश्किल होता है या ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, तो कौन सी स्टेज तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसे? स्टेज 1 स्टेज 2 बेस्ट होते हैं. ओके. 3 और 4 में आप गिनती के साल देते हो उनके हाथ में. स्टेज 3 स्टेज 4 में आप बताते हो कि 10 साल 5 साल ऐसे बताते हो. स्टेज 1 और 2 आर कम्प्लीटली क्यूरेबल. तो बेटर है कि प्रॉपर स्क्रीनिंग से आप इनको स्टेज 0 जब प्री कैंसरस है या स्टेज 1 में ही पकड़ लो, रादर देन वो स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच जाए. अच्छा, वो हमें स्क्रीनिंग्स में पता लग जाए, क्योंकि कई बार कैंसर बिल्कुल लास्ट में डिटेक्ट होता है, पहले कोई सिम्टम्स ही नहीं नजर आते. ऐसा होता नहीं है. ओनली थिंग हमारे पास नॉलेज नहीं होती. ओके. अगर इरेगुलर ब्लीडिंग, अगर लेडी हो रही है, उसको मीनोपॉज हो गया सपोज, ठीक है, 50 इयर्स हो गए, 55 इयर्स में उसको ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई, वो तो खुश हो गई, भाई मैं तो फिर से यंग हो गई, बट दैट इज नॉट ओके. ओके. फिर अगर उसने मीनोपॉज के बाद अगर 1 साल के बाद भी ब्लीडिंग होती है, दैट लेडी को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है, क्योंकि कैंसर का फर्स्ट साइन हो सकता है. मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, मीनोपॉज मतलब मीनोपॉज, पॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके. एक बार मीनोपॉज हो गया, उसके बाद पीरियड्स नहीं आने चाहिए. तो हाउ डू वी नो कि वो मीनोपॉज हो चुका है? सपोज कहीं बोलते हैं 40 प्लस मीनोपॉज शुरू होता है, एक आधा महीना आते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर गैप आ जाता है, फिर दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो दैट इज नॉट नॉर्मल. 6 मंथ्स कंटिन्यूस, अगर 6 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आते हैं, देन यू लेबल इट एज मीनोपॉज. ओके. 6 मंथ्स पीरियड्स रुकने के बाद अगर फिर ब्लीडिंग होती है, कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. दैट इज वेदर इट इज अ मीनोपॉज, वेदर इट इज अ प्रॉब्लम जिस पे हमने फोकस करना जरूरी है. अच्छा, अगर 6 मंथ्स तक मीनोपॉज, मतलब 6 मंथ्स पीरियड नहीं आया, दैट मीन्स यू आर इनटू, अ वुमन इज इनटू द मीनोपॉज स्टेज. इट कुड बी सम अदर प्रॉब्लम आल्सो. पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी पॉसिबल है कि 6 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आए. ओके. तो ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगी कुछ ब्लड टेस्ट से, कुछ अल्ट्रासाउंड से, कि आपको मीनोपॉज है या आप में हार्मोनल डिस्टर्बेंस है. ओके. जब भी, मतलब फिर कहने का मतलब हो गया कि जब भी पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाए, तो वी नीड टू चेक, गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट टू सी कि is it a menopause or some other issues? Some other issues, yes. Okay, ठीक है. ये चेक कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा ये हो क्या रहा है आपके साथ. तो एग्जैक्टली व्हाट इज द, कौन सी एज मतलब अप्रोप्रिएट है फॉर मेनोपॉज? बिटवीन 40 to 60 हम लेते हैं. 40 to 60 is the age for menopause. Okay. But Indian women it is between 50 to 55. 50 to 55. डॉक्टर स्वप्ना, पैप्समेयर इज पेनफुल? जैसे कई लड़कियां इसलिए नहीं कराती होंगी कि वो पेनफुल है. नहीं, पैप्समियर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है. पैप्समियर में लड़की को लेटाकर हम उसके वजाइना में स्पेकुलम डाल के टेक अ स्मीयर फ्रॉम द सर्विक्स. टोटली पेनलेस प्रोसीजर है. ओके. ओनली थिंग इज दैट उनको लगता है पता नहीं क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके. सो बेसिकली इट इज लाइक अ नॉर्मल, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट आपका इंटरनल चेकअप करती है, बिल्कुल वैसा ही है. छोटा सा स्पेकुलम डाल के वहां से स्मीयर लेके डाला जाता है, जस्ट टू चेक कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं. स्लाइड पे देखा जाता है. इट्स अ 2 minutes प्रोसीजर. ओके. इट्स नॉट पेनफुल? नो, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं. एंड इट्स सेफ आल्सो? एब्सोल्युटली सेफ. ओके. पैप्समियर जब करवा रहे हो उस टाइम आपके पीरियड्स नहीं होने चाहिए. ओके. तो हर लड़की में ध्यान रखना है कि जब वो पैप्समियर कराने डॉक्टर के पास जा रही है, उसके पीरियड्स खत्म हो जाने चाहिए. खत्म हो जाने चाहिए, वरना रिपोर्ट सही नहीं आएगी. एटलीस्ट खत्म, मतलब 4-5 डेज, पीरियड्स खत्म होने के 4-5 डेज के बाद वो अपना पैप्समियर करा सकते हैं. ओके. एक होता है जैसे इनफर्टिलिटी प्रिजर्वेटिव कोई सर्जरी, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी. ओके. फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी का मतलब है आप यंग गर्ल्स जिनमें फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियोसिस है, उनके यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस डैमेज्ड है. ओके. और ओवरी में सिस्ट की वजह से ओवरी डैमेज्ड है. पहले क्या होता था, इन लड़कियों में, यंग गर्ल्स होती थी 25-30 साल में, सारे यूट्रस ओवरीज निकाल दी जाती थी.
अब ऐसा नहीं होता, बिकॉज इन लड़कियों ने अभी तक या तो शादी नहीं की होती या इनके पास बेबी नहीं हुआ होता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यूट्रस से सारे फाइब्रॉइड निकालकर यूट्रस को फिर से स्टिच बैक टू नॉर्मल कर देते हैं। ओके, सिमिलरली ओवरीज में से जितने सिस्ट है निकाल के हम ओवरी को प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। जिससे ये लड़कियां फ्यूचर में अगर अपना प्रेगनेंसी प्लान भी करना चाहें तो आराम से अपना प्लान कर सकती हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आती है। Okay. दिस इज कॉल्ड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, मतलब रिमूव फाइब्रॉइड फ्रॉम द यूट्रस और यूट्रस को बचाओ, एंड रिमूव एंडोमेट्रियोसिस या सिस्ट को ओवरी से निकाल के ओवरी को बचाओ। तो इट इज डन बाय द रोबोटिक्स सर्जरी और बाय फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन आप ओपन भी कर सकते हो, लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हो, रोबोटिक भी कर सकते हो। Okay. ओपन सर्जरी मतलब 2 मंथ्स का बेड रेस्ट और मल्टीपल टांके। ओके, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में विजन प्रॉपर नहीं होता तो 100% क्लियरेंस नहीं होती है। रोबोटिक सर्जरी इज द फाइनेस्ट सर्जरी, ओके, जिसमें आप की होल से करोगे पर विद इन 24 आवर्स पेशेंट चल के घर जाता है, 3 दिन में घर के काम शुरू कर सकता है, एंड इट डज द फाइनेस्ट ऑफ द सर्जरी। मतलब 100% सर्जिकल आउटकम्स जो देखे गए हैं वो सिर्फ रोबोटिक सर्जरी। और इसका फायदा क्या है लेटर स्टेज में? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इसलिए कर रहे हैं ना, यंग गर्ल्स में अगर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम निकालो जिससे फ्यूचर में वो अपना बेबी कर सके। अच्छा, मतलब ये एक हम कह सकते हैं प्रिकॉशन ले रहे हैं हम? नहीं, प्रिकॉशन, उनमें प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है ना। ओके, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, ओवरी में सिस्ट है। ओके, ठीक तो है। उनको हटाकर हम उनका फर्टिलिटी बचा रहे हैं। ओके। पहले जैसे हम यूट्रस ओवरी निकाल देते थे, अब हम निकालते नहीं है, हम यूट्रस से प्रॉब्लम हटा देते हैं। ठीक है। ओवरी से प्रॉब्लम हटा दिया और उनके सारे ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सेम एज अ नॉर्मल वुमेन की जैसे बना दिया। ओके, विच इज डन बाय रोबोटिक टेक्निक। रोबोटिक टेक। एंड उसके कितनी देर बाद वो कंसीव कर सकते हैं? अगर यूट्रस में से फाइब्रॉइड निकाला तो 6 मंथ्स के बाद वो प्लान कर सकती है। ओके, ओवरी में से सिस्ट निकालने के 2 महीने बाद ही वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। ओके, ठीक है। डॉक्टर, हम कभी ये बहुत लेडीज़ में हम सुनते हैं जैसे कोई मेडिकेशन ले लेते हैं, कोई इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उनके बाद जैसे पीरियड्स रुके दोबारा हैवी पीरियड्स ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये किस चीज़ की, इंजेक्शंस या मेडिकेशंस की वजह से होता है कि कुछ इरेगुलरिटी आ रही है उनमें? इंजेक्शन मेडिकेशन अगेन अपने ओवर द काउंटर और केमिस्ट से मत लो। उसमें क्या डोज हार्मोन से कितना डोज जा रहा है आपको कुछ भी नहीं पता। जब भी आप अपने इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स डिले करने की दवाइयाँ लेते हो, नहीं, नॉट डिले फॉर द डिले, समटाइम्स आप यू आर इनटू द साइकिल एंड आपको कोई इशू आ गया और उसके बीच में आपको कोई यू आर नॉट वेल या कोई इशू आ गया, वहाँ पे आपने कोई मेडिकेशंस लिए हैं या कोई इंजेक्शंस लगवाए हैं, तो कई बार हमने देखा है कि पीरियड्स रुक जाते हैं और बाद में फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो अगर पेन किलर इंजेक्शन है तो उससे नहीं होता है। ओके, उससे नहीं, पर अगर आपने कोई हार्मोन्स लिया, सपोज आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, आपने हार्मोन्स लिया, ठीक है, जब भी आप हार्मोन शुरू करते हो उसका कोर्स होता है, 21 डेज का कोर्स होता है। ठीक है, आप 3-4 दिन में ठीक हो गए, आपको अच्छा लग गया, आपने दवाई बंद कर दी। ओके, जैसे आप बंद करोगे 3-4 दिन के बाद फिर हैवी फ्लो शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। सो इसलिए हमेशा कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको सही एडवाइस दे कब दवाई लेना और कब बंद करना। डॉक्टर स्वप्ना, क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए कोई? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तब दी जाती है या तो मीनोपॉज जल्दी हो गया, ओके, या लेडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं। ओके, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जहां इंडिकेटेड है यस देना चाहिए, बट ओवर द काउंटर नहीं, क्योंकि हार्मोन्स हैं, इनको अगर एक पर्टिकुलर एज के बाद में भी आफ्टर द एज ऑफ 40 या 45 ईयर्स के बाद अंडर सुपरविजन नहीं दिया गया, ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। ओके, पर अगर इसको अंडर सुपरविजन दिया गया, सही मायने में सही डॉक्टर ने दिया, तो हम आराम से 60-65 ईयर्स तक भी दे सकते हैं। ओके, तो यस, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जा सकता है, पर उनके लिए जिनके लिए जरूरी है। दूसरी चीज, किसी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही, ओवर द काउंटर बिल्कुल भी नहीं। ओके, जैसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस, जो वर्ड बहुत कॉमन यूज होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो किन किन चीज़ों से है? एक तो सिस्ट हो गया, आपने बोला सिस्ट हो तब है, पीसीओडी होगी, और भी कुछ है इसमें? हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, या आपके पीरियड जल्दी आ रहे हैं। आपका जो एक नॉर्मल लेडी का साइकिल क्या होता है, बिटवीन से 28 to 37 डेज हम कहते हैं उसका रूटीन साइकिल है। Okay. अगर लड़की के पीरियड्स हर 15-20 दिन में आ रहे हैं, देन इट इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। पीरियड्स आपके 1.5 महीने में आ रहे हैं, देन इट इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। Okay. पीरियड्स किसी महीने 15 दिन, किसी महीने 1.5 महीने बाद आ रहे हैं, अगेन इट इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। Okay. सो ये सारे फीचर्स आर ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस ओनली। जब आपके हार्मोन बैलेंस रेशियो में नहीं है, आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपको बाकी सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ओके,
सो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए. Yes. अगर नहीं है तो देर आर सम इश्यूज रिलेटेड टू hormonal imbalance. And इस केस में you have to meet your gynecologist and get your hormonal imbalance balanced out. थैंक यू सो मच डॉक्टर सपना. आपने काफ़ी चीज़ें आज क्लियर की जो मुझे लगता है कि एक सर्वाइकल कैंसर का, ब्रेस्ट लम्प्स, PCOD, देन सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गया, काफ़ी कुछ हमारी जो वुमेन है उनको पता लगा होगा. उनको ये भी पता लगा होगा कि मेन जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है वो बोथ वेज है और उनके प्रिवेंशंस भी हैं. थैंक यू सो मच फॉर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. थैंक यू कि आपने मेरे इन थॉट प्रोसेस को इतने लोगों तक रीच आउट करने के लिए मुझे हेल्प किया. एंड आई रियली वांट कि आजकल की गर्ल शुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव और जो भी डिसीजंस ले अपनी लाइफ में अपने बॉडी को लेकर विद इंफॉर्मेशन ले, जिससे लॉन्ग टर्म में उन्हें कोई ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.